देखिए ये जो टॉपिक है अब आपका मूल्यांकन, जिसको हम कह रहे हैं इवैल्यूएशन, ये बहुत तगड़ा टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर जो है मूल्यांकन जो है, जैसे तीन पार्ट है, मतलब जैसे शिक्षा है तो शिक्षा के तीन पार्ट हैं। एक तो होता है आपका बालक, एक होता है आपका अधिगम, एक होता है आपका मूल्यांकन। तो अगर आपका जो है अधिगम आपने कर दिया है, शिक्षण आपने कर दिया है और मूल्यांकन नहीं किया है तो आपकी शिक्षा अधूरी है, ठीक है। तो इसलिए मूल्यांकन जो है वो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पॉइंट नोट करेंगे, मूल्यांकन जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है। तो अगर आप मूल्यांकन नहीं करते हैं तो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधूरी है, ठीक है। और मूल्यांकन से इतने ज्यादा प्रश्न आते हैं, अगर आप पूरे गिनने बैठ जाओगे ना पूरे सीटेट में, कम से कम 20-30 प्रश्न जो है वो मूल्यांकन के आधार पर होंगे। क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लगता है कि कहीं नए टॉपिक्स हैं, लेकिन आता मूल्यांकन से। अब ईवीएस पेडागोजी में बात करेगा वो कि आपसे ये पूछ लेगा कि बच्चे की काल्पनिक शक्ति का मूल्यांकन आप कैसे करेंगे। तो उसके नीचे प्रश्न दे देगा वो, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको लगेगा कि बच्चे की क्षमता के बारे में प्रश्न है, लेकिन एक्चुअल में तो वो मूल्यांकन के बारे में प्रश्न है। तो इस तरह के प्रश्न जो है बहुत सारे आते हैं। तो चलिए मूल्यांकन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में इसके प्रकार हैं बहुत सारे, तो उनको समझेंगे हम। जैसे कि मैंने आगे लिखा भी है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन क्या होता है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है, निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो इतने सारे मूल्यांकन हैं, उनको संजो के कॉन्सेप्चुअल तरीके से अभी समझेंगे आगे, ठीक है। तो इवैल्यूएशन तो मूल्यांकन है, ये तो आप सबको पता है। एक्चुअल में मूल्यांकन होता है कि किसी भी बच्चे की क्षमताओं का या जो बच्चे ने सीखा है उसका आप अंदाजा लगाते हैं कि उसने अपने जो मानक हैं उनमें कितना जो है प्राप्त किया है, ये जो उसको सीखना था उसमें उसने कितना सीख लिया है। कुल मिलाकर मूल्यांकन पहले से ही निर्धारित एक मापदंड के अनुसार किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि पहले से ही मूल्यांकन को एक बेस, जैसे कि हम ये कहते हैं ना, जैसे परीक्षा होती है तो 100 नंबर का पेपर होता है, तो हमने निर्धारित कर दिया ना कि 100 नंबर में से कितने आएंगे, उस बेस पे हम जो है बच्चे का आकलन करेंगे। अगर 100 में से 30 आ रहे हैं तो हमने कह दिया कि बच्चे का जो है, बच्चे ने 30% सीखा है। बच्चे के 60 नंबर आ रहे हैं तो 60% बच्चे ने जो है कॉन्सेप्ट को सीखा है। बच्चे के 80 नंबर आए, 80% सीखा है। तो हम एक सीमा निर्धारित करते हैं मूल्यांकन की, उसके हिसाब से जो है आपका मूल्यांकन होता है। और वो सीमा जो आधारित की जाती है वो बच्चे के स्तर और बच्चे की आयु के हिसाब से की जाती है। अब मूल्यांकन के कार्य क्या है पहले ये जानना जरूरी है, और इन सभी पॉइंट को आप नोट करेंगे क्योंकि ये जितने भी पॉइंट हैं ये आपको ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं एज इट इज, जब मूल्यांकन का प्रश्न बनता है। मूल्यांकन जो है बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों, त्रुटियों, कठिनाइयों आदि का पता लगाता है। तो बिल्कुल मूल्यांकन से क्या करते हैं आप, बच्चे की योग्यता, क्षमता, रुचि और त्रुटियों, और जो कठिनाइयां बच्चों को आ रही हैं, जैसे कि आपने कोई चीज पढ़ाई है और बच्चों को कठिनाई आ रही है उसमें, तो मूल्यांकन करके आप उसका पता लगा लेंगे कि कठिनाई क्यों आ रही है या बच्चा गलतियां क्यों कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है। तो इन चीजों का पता लगा लेंगे आप मूल्यांकन से। मूल्यांकन का कार्य जो है उपकरणों में सुधार व परिवर्तन लाना है। उपकरण मतलब आपके टीचिंग वाले उपकरण। उपकरण में आपकी विधियां भी आती हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आप टीएलएम यूज करते हैं, जो भी चीजें आप बच्चों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो पाठ्य पुस्तक हो, चाहे वो आपकी वीडियो फिल्म हो या आपका चार्ट पेपर हो, कोई भी चीज है, तो उसमें आप सुधार कर पाएंगे जब आप मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि मूल्यांकन से आपको ये पता चल जाएगा कि इन चीजों का कितना महत्व हो रहा है या इनसे बच्चों को कितना फायदा पहुंच रहा है। अगर फायदा नहीं पहुंच रहा है, बच्चों को कठिनाई आ रही है, आपने जो है एक चार्ट पेपर बनाया है जिसपे बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हैं, और आपने देखा कि आपकी क्लास में जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कम दिखाई देता है, अल्प दृष्टि वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, फिर उसमें सुधार करेंगे। आप जो है चार्ट पेपर पे बड़े बड़े अक्षर लिखेंगे, ठीक है। तो आकलन से आपको ये पता चलता है कि हमें किन चीजों में सुधार करना है। यह पाठ्यक्रम में भी सुधार लाता है। पाठ्यक्रम में भी सुधार लाएगा क्योंकि कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जो बच्चे के काम की ना हो और आपने पाठ्यक्रम में ऐड कर रखी है, बच्चे बोर हो रहे हैं, बच्चों पे जबरदस्ती लोड डाला जा रहा है, या फिर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो उनके स्तर से बहुत ऊपर हो, बच्चों का स्तर, संज्ञानात्मक स्तर बहुत कम है और आपने उसमें हार्ड या कठिन चीजें ऐसी डाल रखी हैं बहुत, तो वो बच्चे के काम की नहीं है, तो आपको उसको बदलना पड़ेगा, है ना। या कुछ एक्टिविटीज आप ऐड करेंगे अपने पाठ्यक्रम में जिसके द्वारा वो जो है आसानी से बच्चे उस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। तो पाठ्यक्रम में आप सुधार कर सकते हैं मूल्यांकन करके। पता किसी से चलेगा, मूल्यांकन से पता चलेगा कि आप कहाँ कमी कर रहे हैं। इसके द्वारा परीक्षण प्रणाली को विश्वसनीय तथा वैध बनाया जा सकता है। मतलब मूल्यांकन करके आप जो है
जो आपने परीक्षा ली है उससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी परीक्षा जो लेने का तरीका है वो सही है या गलत है, या कितना उपयोगी है, तो वो भी आपको पता चलेगा। तो उससे विश्वसनीय और वैध बनेगी आपकी जो परीक्षण प्रणाली है। अगर आप जो है लिखित परीक्षा लेते हैं सिर्फ, तो आपको ये नहीं पता चल रहा है कि बच्चे का भाषा विकास कितना हुआ है, या बच्चे की बोलने की क्षमता कितनी है, या बच्चे की कल्पना करने की क्षमता कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनका मौखिक जो है टेस्ट एक लेना पड़ेगा। जब आप मौखिक रूप से उनसे सवाल पूछेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चे की थिंकिंग पावर कितनी है, बच्चे की तार्किक क्षमता कितनी है, बच्चा बोलता कैसे है, बच्चे की शब्दावली कितनी है। तो ये चीज़ों का आकलन कहाँ से करेंगे आप? तो तभी आपको जो है मूल्यांकन के बाद ये पता चल पाएगा, और फिर आप सुधार करेंगे अपने परीक्षण प्रणाली में। इसके द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है। शिक्षण अधिगम मतलब बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और बच्चा सीख रहा है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होगी। अब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार कैसे लाएंगे? जब आपने बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाई है और आपने परीक्षण किया, मूल्यांकन किया, और आपको ये पता चला कि मेरी जो विधि थी पढ़ाने की, जो मेरी टेक्निक थी वो गलत थी, मतलब बच्चों के हिसाब से वो गलत थी, मुझे बच्चों से प्रैक्टिकल करवाना चाहिए था उस चीज को लेके। तो फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे आप प्रैक्टिकल करेंगे और बच्चे का अधिगम जो है अच्छा हो जाएगा। तो आपका शिक्षण भी अच्छा हुआ और अधिगम भी अच्छा हुआ। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाएगा मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है। अब बालक के चहुमुखी विकास में सहायक होता है, सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि जब आप मूल्यांकन करेंगे तब आपको पता चल रहा है कि बच्चे ने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, बच्चे को कहाँ कठिनाई हो रही है, बच्चे का कौन सा विकास डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चे का कौन सा विकास अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मूल्यांकन करके आपको पता चलेगा। इसलिए हम कहते हैं मूल्यांकन जो है निरंतर करते रहो, बार बार करते रहो, हर रोज कर लो, वीकली कर लो, लेकिन बच्चे का पता चलता रहना चाहिए इसलिए। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, फिर करते हैं आगे। और आगे है आपका यहाँ पर सतत एवं मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। उसके अलावा आपके मूल्यांकन के प्रकार दिए गए हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका मतलब है आपका CC, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन। उल्टा बोल दिया, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। हाँ, कंटिन्यूअस मतलब सतत और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है व्यापक। कहने का मतलब ये है कि जो मूल्यांकन होना चाहिए, ये एक्चुअल में मूल्यांकन का कोई प्रकार नहीं है, ये एक सिद्धांत है, यह एक नियम है जो आपका शिक्षण नीति के आधार पर बनाया गया है कि जो मूल्यांकन है वो आपका लगातार होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए। लगातार का मतलब ये है कि जो आप बच्चे का आकलन करते हैं, बच्चे की जांच करते हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने बाद कर रहे हैं आप, पूरा आपने एक सेशन पढ़ा दिया है, उसके बाद में 6 महीने बाद जो है आप बच्चे की जांच कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आप 1 साल के बाद जांच कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, आपको बच्चे की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने का मौका नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, जो भी आपने सिलेबस एक बार तैयार किया है, या जो पाठ्यक्रम आपने तैयार किया है, आप उसके हिसाब से पढ़ाते चले जाएंगे, और बच्चे को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या बच्चे की क्षमताओं का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आपको पता नहीं चलेगा। और आप जो है लास्ट में देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है ये तो खराब हो गया, या बच्चे बहुत सारी चीजें सीख नहीं पाए हैं, या आपका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया, बहुत सारी कमियां रह जाएंगी। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आपको जो है बच्चे का अधिगम और बच्चे का विकास अच्छे तरीके से करना है, तो आपको लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए। लगातार का मतलब ये है, कुछ मूल्यांकन ऐसे होते हैं जो आपको डेली करने चाहिए, जैसे कि आपके हम बात करते हैं योगात्मक मूल्यांकन, इन्हीं में से एक है, सॉरी, निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे कक्षा में पढ़ाते हैं तो बीच बीच में बच्चों से पूछते रहें, आप बच्चों से प्रश्न करते रहें, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं बच्चों से बात करते रहें उसके बारे में, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ बच्चे जो है उस चीज को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, या बच्चों को कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। तो बीच बीच में आप बातें करते रहें, सवाल करते रहें, तो वो आपका एक तरह का मूल्यांकन हो गया। उसके अलावा आप जो है वीकली टेस्ट ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार आप जो है बच्चे का मूल्यांकन करें, सभी क्षमताओं का करें। और उसके अलावा सतत तो ये हो गया कि आप लगातार करें। व्यापक का मतलब यह है कि बच्चे के सभी क्षेत्रों का, जैसे कि कई बार ऐसा होता है स्कूलों में कि सिर्फ आप एकेडमिक मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कि जो आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, उनका अंकों का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, और आपने उनके एग्जाम लिए और अंकों का मूल्यांकन कर लिया, लेकिन उनके क्षमताओं का, या उनकी जो है शारीरिक क्षमता है, खेलने की क्षमता है, या उनका व्यवहारिक या नैतिक विकास या सामाजिक विकास या भाषा विकास, उसका मूल्यांकन उनमें कहीं से कहीं तक भी नहीं आता। तो व्यापक का मतलब यह है कि बच्चे के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाए।
जो उसके अच्छे बुरे काम हैं, जो उसके व्यवहार हैं, उसको भी समझाया जाए, उसको भी सिखाया जाए स्कूल में, सभी चीजों का मूल्यांकन वहां पे किया जाए। चलिए आगे 1 मिनट। मूल्यांकन के जो प्रकार हैं वो एक्चुअल में 3 प्रकार इन्होंने दिए हैं, ठीक है। वैसे तो आपका ये वाला भी इसके अंदर समाहित हो सकता है, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 प्रकार दिए हैं, तो तीनों को समझते हैं। बहुत इजी वे में समझेंगे, कोई बड़ी चीज है नहीं। सिर्फ हमें क्या होता है, इनके नाम में कंफ्यूजन होता है। इंग्लिश वाले तो फिर भी ठीक है कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा नाम नहीं है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोल देते हैं या समेटिव इवैल्यूएशन बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सारे नाम है तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहली चीज तो इन्हें नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। निर्माणात्मक, रचनात्मक और रूपात्मक एक ही आकलन होता है, ठीक है। ये एक ही आकलन के अलग अलग नाम है। तो ये आकलन वो है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं, मतलब बीच बीच में जो आप आकलन करते हैं वो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होते हैं, ठीक है, इतना याद रहेगा। और जो आप लास्ट में पूरे सेशन के 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद, जो 6 महीने के बाद वाला होता है और 1 साल के बाद वाला दोनों, वो आपके आते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर। इसको हम बोलते हैं योगात्मक या फिर संकल्पनात्मक या फिर अंतिम मूल्यांकन, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो होते हैं जो आपके पढ़ाई के दौरान किए जाते हैं। अब वो टीचर पर डिपेंड करता है, वो उसी क्लास में कर ले, जैसे कि उसने 20 मिनट पढ़ाया है और अगले 10 मिनट में जो है मूल्यांकन कर ले बच्चों का। हफ्ते में जो मूल्यांकन होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, महीने में जो मूल्यांकन होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। मतलब ये कि जो बीच बीच में, जिसको हम लगातार मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, वो जो बीच बीच में आप मूल्यांकन कर रहे हैं वो आपके फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इसके अंदर आएंगे सारे, ठीक है, निर्माणात्मक, रचनात्मक, रूपात्मक। और जो लास्ट में होते हैं साल के अंत में, वो होते हैं समेटिव वैल्यूएशन, ठीक है। इन दोनों में अंतर समझ में आ गया, नाम याद रखना बस उनके। उसके अलावा एक होता है आपका निदानात्मक मूल्यांकन। तो ये जो मूल्यांकन होता है ये एक्चुअल में किसी भी टाइम कर सकते हैं आप, या इसका मतलब ये होता है जब बच्चे की आप कमियां जानने के लिए, जो बच्चे की त्रुटियां हैं वो जानने के लिए जब आप इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि बच्चे को, आपको ये पता लगाना है कि बच्चे को गणित में जो है कहाँ कठिनाई आ रही है, किस चीज में, कौन से सवाल में कठिनाई आ रही है। जब आप उस चीज का पता लगाने के लिए इवैल्यूएशन करते हैं तो वो आपका निदानात्मक इवैल्यूएशन होता है। तो इसमें सीधा, इसका सीधा मतलब ये होता है कि बच्चे की त्रुटियों का, बच्चे की कठिनाइयों का, बच्चे की कमियों का, बच्चों की रिक्तियों का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका, आगे कुछ और अन्य मूल्यांकन दिए गए हैं यहाँ पे, इनको समझते हैं। तो विद्यालय आधारित आकलन एक आपसे पूछा जाता है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन वो होते हैं जो आपके, जो आपका बोर्ड परीक्षा होती है 10वीं क्लास में जाके, आप सबको पता है, या फिर इंटर में होती है, लेकिन उससे पहले कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं होती। तो उससे पहले के जितने भी परीक्षाएं होती हैं, जितने भी मूल्यांकन होते हैं, वो सब विद्यालय आधारित होते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज है कि विद्यालय आधारित आकलन में आप बोर्ड का ही पैटर्न अपनाते हैं। आप आकलन तो विद्यालय आधारित कर रहे हैं, लेकिन नियम और जो पैटर्न होता है वो आप बोर्ड के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही करते हैं। जैसे कि अगर आप जो है 9th क्लास की परीक्षा ले रहे हैं, तो 9th क्लास की परीक्षा लेने के लिए आपका जो एग्जाम का जो प्रश्न पत्र का पैटर्न होगा कि आप जो है 2 लॉन्ग आंसर पूछ रहे हैं, उनसे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, 3 आप शॉर्ट पूछ रहे हैं, और फिर आप 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये इस तरह का मतलब ये है कि आप 100 नंबर का एक पेपर बनाइए या 50 नंबर का पेपर बनाइए और उसमें से इतने नंबर पे आप उसको, बच्चे को पास करेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न किसका है, बोर्ड का है, लेकिन आप स्कूल में भी यही फॉलो करते हैं। तो वो आपका विद्यालय आधारित ही है, स्कूल बेस्ड ही है, लेकिन वहां पे पैटर्न जो यूज हो रहा है उनका यूज हो रहा है। अब ये क्यों बनाया गया विद्यालय आधारित आकलन, ये इसलिए बनाया गया ताकि बच्चे का सही मूल्यांकन हो सके। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चे को मूल्यांकन वही लोग करते हैं, वही टीचर करते हैं जो उसको पढ़ाते हैं, जो उसके स्कूल के हैं खुद के। तो उन्हें पता होता है कि हमने बच्चे को कितना पढ़ाया है, किस तरीके से पढ़ाया है, बच्चे की क्षमता कितनी है, और हमें किस तरह का प्रश्न पत्र या किस तरह का मूल्यांकन उनका करना चाहिए। तो वो जो है उनका अच्छे तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन की जरूरत है। ओके, चलिए। और इसके अंदर जो है बाकी के सारे मूल्यांकन आ सकते हैं, ये नहीं है कि ये कोई स्पेशल है। जैसे अभी हमने पीछे बात की थी
जैसे ये वाला फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, समेटिव इवैल्यूएशन है, ये सब विद्यालय आधारित के अंदर आ सकते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सब बीच बीच में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड से पहले स्कूल में जितने भी आकलन हो रहे हैं वो सब यही है, विद्यालय आधारित, और ये सब भी तो उसी टाइम पे हो रहे हैं, तो ये सब के सब उसके अंदर समाहित हो सकते हैं, विद्यालय आधारित के अंदर। लेकिन इनके प्रश्न अलग बनते हैं, उसके प्रश्न अलग बनते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन तीनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन और अधिगम के रूप में मूल्यांकन। तो देखो इनके वर्ड में वैसे समाहित है, लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरह के वो अल्फाज शब्द बनाता है कि कंफ्यूजन हो जाता है। अधिगम के लिए मूल्यांकन का मतलब ये है कि ये जो है परीक्षा कह रहा हूँ, प्रक्रिया के जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, जो आप पढ़ाई करा रहे हैं या कक्षा में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो उसके दौरान होता है, ठीक है। मध्य में, ये लिख देता हूं मैं, आपको याद रहता है, ठीक है, मध्य में। यानी कि इसमें क्या होता है, यहाँ आकलन जो हो रहा है वो अधिगम के लिए, यानी कि जब बच्चों को पढ़ाने के से पहले आप जो आकलन करते हैं, जब बच्चे की क्षमताओं को जानने के लिए या इस प्रकार का आकलन कर रहे हैं आप, जिसका मकसद ये है कि हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इसको थोड़ा सिंपल भाषा में क्लियरिफाई करते हैं, थोड़ा इजी लैंग्वेज लेके आते हैं। अधिगम के लिए मूल्यांकन, मैंने कहने का मतलब ये है कि आप आकलन इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चों को कुछ पढ़ाना है। तो अगर जैसे हमने निदानात्मक आकलन की बात की कि कठिनाइयां जाननी है बच्चे की, तो उसमें पहले हम आकलन करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, उनका सुधार करेंगे, उनको कमियों को दूर करेंगे। तो वो आकलन होता है आपका अधिगम के लिए आकलन। जो आकलन हो रहा है आपका, वो आप इसलिए कर रहे हैं ताकि आप बच्चों को अधिगम करा सकें, ठीक है। उसके अलावा अधिगम का आकलन ये होता है अंत में, ये होता है अंत में कि आप जो है पढ़ा चुके हैं बच्चों को, सारी चीजें अधिगम करा चुके हैं, अब आपको आकलन उसका करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अधिगम का आकलन हो रहा है, यानी कि जो आपने पढ़ाया है बच्चों को उसका आकलन अब आप करेंगे, परीक्षा लेंगे, ठीक है। अधिगम के रूप में आकलन जो होता है ये एक्चुअल में साथ साथ चलता है, ये आपका अधिगम और आकलन एक ही होता है, एक ही प्रक्रिया होती है, और उसमें अधिगम भी हो रहा होता है और आकलन भी। तो इसको हम कहते हैं कि ये स्व आकलन होता है। एक वर्ड आपने सुना है ना, ये स्वयं आकलन वाला, स्वयं आकलन होता है, मतलब यहाँ पे टीचर आकलन नहीं कर रहा है, बच्चा खुद से ही अपना आकलन कर रहा है, तो अधिगम के रूप में आकलन हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है कि मैंने रिवीजन, जैसे हम रिवीजन करते हैं ना, जैसे कि मैंने जो है एक परसेंटेज वाले पार्ट पढ़ा, मैंने गणित में, मैंने परसेंटेज का जो है टॉपिक पढ़ा गणित में, और मैंने उसमें से 10 सवाल सॉल्व कर लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि मुझे वो समझ में आ गया है या नहीं आया। तो मैंने एक सवाल लिया उन्हीं 10 में से, या उसके जैसा कोई उसी टॉपिक का, और मैंने एक प्रश्न लिया और उस प्रश्न को मैंने क्या करा, सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस प्रश्न को जब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो वहां पे पहली चीज तो यह है कि मैं अपना आकलन कर रहा हूं, मैं अपना आकलन कर रहा हूं उस प्रश्न में, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूं ना कि मैं उस पार्ट को पढ़ चुका हूं तो मुझे याद है या नहीं है। और उस आकलन के साथ साथ क्या करना है, आप पढ़ाई भी तो कर रहे हैं भाई, आप अपने आप को अगर जांच रहे हैं कि मुझे ये समझ में आया नहीं आया है, तो आपका अधिगम भी तो हो रहा है वहां पे, तो उसी प्रश्न में आपका अधिगम भी हो रहा है। तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, आकलन भी हो रहा है और आपका अधिगम भी, दोनों चीजें हो रही हैं। तो जब आप स्वयं आकलन करते हैं तो अधिगम के रूप में आकलन होता है। आकलन तो हो रहा है वहां पे, प्रश्न को आप सॉल्व कर रहे हैं जानने के लिए कि मुझे ये पार्ट याद है या नहीं है, लेकिन वहां पे अधिगम भी हो रहा है साथ साथ में आपका, क्योंकि अगर आपको कोई गलती लगेगी तो आप उसको देखोगे कि कहाँ गलती आई है वगैरह वगैरह, और आपकी रिवीजन हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी परिपूर्णता आ रही है वहां पे, ठीक है। और ये स्वयं आकलन जो है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, बल्कि टीचर भी करते हैं इसको, ठीक है। तो ये टीचर भी के लिए भी होता है और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए होता है, ठीक है। तो आई थिंक इसको आप समझ गए होंगे।